हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शाहबाज आलम एंड यू आर वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। आज का क्लास डिस्कशन होने वाला है रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी के टोटल 4 पार्ट्स बनने वाले हैं। आप पहला पार्ट देख रहे हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन रेडियो। आज हमें अपने घर वाले सेंटर पे सब लोग रेडी हैं। क्लास स्टार्ट करें। आज का चैप्टर डिस्कस होने वाला है एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर रेडियो एक्टिविटी। इस नाम से हम लोग इसे जानते हैं। हिंदी में इसे रेडियो सक्रियता कहते हैं या परमाणु नाभिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। परमाणु नाभिक या फिर रेडियो सक्रियता। एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर रेडियो एक्टिविटी नाम से इसे क्यों जानते हैं, ये भी हमारे आज के क्वेश्चंस में ही आने वाला है। ये एक्चुअली दरअसल पार्ट 2 का क्वेश्चन है। आज पार्ट 1 में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या है, वन बाय वन मैं आपको इनलिस्ट कर देता हूँ। पहला टॉपिक जो हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं वो है इसकी खोज। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में जानेंगे, इसकी खोज के बारे में जानेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे, जब हम लोग इसके खोज के बारे में जान जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एटॉमिक न्यूक्लियस, ये जो हमारा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है, इसमें 3 तरह के किरणों की बात होती है। वो 3 तरह के किरणों का नाम मैं अभी बता देता हूँ, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। कौन से किरणों, किसके बारे में जानेंगे? अल्फा, बीटा और गामा, इन 3 तरह की किरणों के बारे में जानेंगे। इस 3 तरह के रेज के बारे में जानेंगे। जब हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो होगा कंपैरिजन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा और गामा जो हमारे रेज है, जो किरणें हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़, उनके जो लक्षण, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक 3 नंबर टॉपिक होने वाला है अल्फा, बीटा और गामा, इनके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 4 नंबर पॉइंट। इसके 4 नंबर पॉइंट के तहत हम जो चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हमारा 4th नंबर पॉइंट डिस्कस होने वाला है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? आप लोगों को वर्ड आर्टिफिशियल के बारे में पता है, कृत्रिम, यानी कि जो कि बाहर से बनाया जा सके, राइट। रेडियो एक्टिविटी हम लोगों को जो जानने वाले हैं, जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में, खोज के बारे में जान जाएंगे तो मिलेगा कि नेचर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव है। क्या होते हैं हम लोग आज के क्लास में जान लेंगे। क्लास एंड करते करते आप लोग जान जाएंगे। तो नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, उनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, इसीलिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम आज का लास्ट क्लास टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम जानने वाले हैं फाइनली यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हम जान जाएंगे इसके यूनिट के बारे में। और इन 5 पॉइंट्स को कवर करने के बाद पार्ट 1 कंप्लीट होगा। पार्ट 2 में हम आगे की चीज़ों को जानेंगे, क्या क्या करने वाले। बात करते हैं डिस्कवरी यानी खोज की। एटॉमिक न्यूक्लियस ये जो रेडियो एक्टिविटी ये टर्म है, इसकी खोज कैसे हुई। यहाँ पर मैं आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताना चाहूँगा। वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल इन द ईयर 1896 एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फ्लोरेसेंट एलिमेंट पर, मिनरल्स पर। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें यूरेनियम मिला था जिसकी ज़रूरत थी। जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर था उसमें हमेशा उनको ये यूरेनियम सनलाइट में रखना पड़ता था। एक दिन वो सनलाइट में ये यूरेनियम रखना भूल गए। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो ये रखना भूल गए तो उसके सामने में एक फोटोग्राफिक प्लेट था। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स थोड़ा देर बाद जानेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ पेनिट्रेशन हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उससे टकराई हैं जिसके कारण उसमें अलग से कुछ इफेक्ट दिखा। इस इफेक्ट के बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये किसके वजह से हुआ है, ये यूरेनियम के वजह से हुआ है, जो एलिमेंट वहाँ पर उस फोटोग्राफिक प्लेट के सबसे क्लोज में था। इसके बाद उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए और उन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फाइनली कंक्लूड किया कि कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है जिनसे रेज निकलते हैं। ठीक है, जिनको उन्होंने कहा ये एलिमेंट्स कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये पूरा जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसीजर को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ ये वर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस कहाँ से आ गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड पार्ट के वीडियो में आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास में हम अल्फा, बीटा और गामा किरण, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। जैसा कि मैंने बताया कि जब हेनरी बेक्वेरेल ने इसकी खोज की तो खोज करने के बाद उनको किस चीज़ के बारे में पता चला, उनको पता चला कुछ रेज है और उस पर उन्होंने रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए। जब ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए तो इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसमें 3 तरह के रेज निकलते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये उन्होंने उन तीनों रेज को नाम दिया। ठीक है, ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है, ये गामा का सिंबल है। आप चाहें तो अल्फा, बीटा, गामा रेज के नाम से भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंबल यूज करना ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं, आसानी से क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर हेनरी बेक्यूरेल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रेज है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। इस तीनों के अलावा कोई चौथा रे नहीं है, इसलिए किसी भी फोर्थ रे के बारे में मत सोचिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अल्फा, बीटा और गामा के। तो अगर अल्फा, बीटा और गामा के प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं तो इसे एक कंपैरिजन टेबल में समझना काफ़ी आसान होता है। अगर आप एक कंपैरिजन टेबल बना लेंगे अल्फा, बीटा और गामा के लिए, तो आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा। अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो फोर्थ कॉलम क्यों है? फोर्थ कॉलम है, एक अल्फा का कॉलम है, एक बीटा का है, गामा का है, फिर ये फोर्थ कॉलम क्यों है? फोर्थ कॉलम है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब जैसा कि भी मैंने बताया कि पेनिट्रेशन करने की पावर होती है, राइट। फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं वही है हमारे प्रॉपर्टीज़। उन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी अल्फा, बीटा, गामा में प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। मैं डिफरेंट बुक्स का इस्तेमाल करता हूं, और जो टॉपिक मुझे सबसे बेस्ट जिस बुक से मिलती है उस बुक के बेसिस पे जो मैंने नोट प्रिपेयर किया है उससे मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूं, थ्योरी समझा रहा हूं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है नेचर। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है नेचर। किसकी नेचर? तीनों की नेचर। तीनों की नेचर अलग अलग है। सबसे पहले बताऊं अगर अल्फा के बारे में, तो अल्फा का जो नेचर है, यहाँ नेचर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? नेचर में लिखने वाले हैं ये पॉजिटिव होता है खुद या नेगेटिव होता है। तो याद रखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बीटा ऑलवेज नेगेटिव होता है, और गामा पे कोई भी साइन नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो अगर मैं बोलूं एटॉमिक न्यूक्लियस में ऐसा कोई रे जो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ऐसा कोई रे जो उदासीन या न्यूट्रल है, गामा, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों के एकदम जहन में बैठ जानी चाहिए। इस पर बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सब कवर हो जाएंगे, और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चंस का सेक्शन सेट रखूंगा। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोगों ने वीडियो प्रिपेयर कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दे के बताएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब विचलन, हिंदी में से कहते हैं विचलन, डिफ्लेक्ट हो जाना। तो आपके सामने याद रखिए फोटोग्राफिक प्लेट, सॉरी नॉट फोटोग्राफिक प्लेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो तरह के फील्ड रख सकते हैं। और उन दोनों फील्ड में अगर सीधे एक अल्फा रे को जाने के लिए भेजा जाए तो क्या वो सीधे चली जाएगी या अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगी? ये है क्वेश्चन कि अगर एक पाथ में किसी एक जगह पर इलेक्ट्रिकल फील्ड रखा गया या मैग्नेटिक फील्ड रखा गया और ये वहाँ से गुजर रही है, तो क्या ये सीधे निकल जाएगी या उस फील्ड की वजह से ये खुद डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी? आंसर ये है कि डिफ्लेक्शन अल्फा और बीटा में दिखा जाएगा, क्योंकि उन दोनों में साइन है, उन दोनों में खुद भी एक चार्ज है, इसलिए चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो वो अफेक्ट होंगे, लेकिन गामा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं, यस वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसमें कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब चार्ज नहीं है तो वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ये चीज भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर ठीक से समझ जाएंगे तो पेनिट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता भी समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी यानी वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी देखिए, वेग की बात की जाए तो अगर मैं वेग की बात करूं इन तीनों में, तो याद रखिएगा इन तीनों में सबसे अधिक वेग होता है गामा का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। गामा का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। जबकि अगर बात की जाए बीटा की तो उससे कंपैरेटिवली कम होता है, और सबसे कम होता है अल्फा का। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग जी, अगर बीटा की गामा की बात की जाए तो स्पीड ऑफ लाइट है। बीटा और अल्फा में, अल्फा के मैं बारे में बताता हूं, अल्फा का होता है 1/10 मतलब जो भी इसका होता है उसका 1/10। तो अगर ये 100 है तो ये 10th होता है, ठीक है। और ये जो है ये रिमेनिंग, मतलब ये अगर 100 है तो ये 10 है, तो ये 11 से 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? क्या बताया? ये गामा है, ये अल्फा है, गामा के स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, ये होगा 1/10, तो ये होगा 1/10 से 9/10 के बीच में कुछ भी। क्लियर? ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1/10 to 9/10 स्पीड ऑफ लाइट। कोई डाउट? थर्ड पॉइंट वेलोसिटी के बाद आता है पेनिट्रेशन पावर। मैं पेनिट्रेशन पावर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है अगर वो किसी चीज पर टकरा रही है,
किसी चीज़ के ऊपर में वो टकरा रही है, तो टकराने के बाद वो उसको कितना छेदेगी, कितना उसके अंदर जा पाएगी, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो ये जो पेनिट्रेशन पावर है इसको समझिए, जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसका पेनिट्रेशन पावर उतना हाई। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा? ऑब्वियसली गामा का, हाई वेलोसिटी है। और सबसे कम किसका होगा? अल्फा का। और अगर बोलें कि अल्फा से ज़्यादा किसका है? बीटा एंड गामा बोथ। इज दैट इट? क्वेश्चंस को बहुत ही वाइजली चूज कीजिएगा, ठीक है। रीड करने के बाद क्वेश्चन को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आंसर देने के बारे में मत सोचिए। डोंट ट्राई टू बी क्विक, ट्राई टू बी एक्यूरेट। ओके, पेनिट्रेशन पावर अगर क्लियर हो गया है, अगर आगे बढ़ना चाहेंगे आयनाइजेशन पावर यानी आयनीकरण होना। देखिए आयनीकरण होने में भी वही बात उठती है, कोई आयनीकृत यानी ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना डिफ्लेक्शन, उसी हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर होता है अल्फा का, लेकिन उससे कम होता है बीटा का, और सबसे कम आयनाइजेशन पावर होता है गामा का। तो अल्फा बीटा गामा को किस तरह से करेंगे? अल्फा का होगा सबसे ज़्यादा, बीटा का होगा उससे कम, और गामा का सबसे कम। ये जो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बनाए बताए, इस पर भी, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अभी आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको सेक्शन के एंड में डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अभी भी इसका आंसर दे दीजिए। मैं अगर आपको बोलूँगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड प्लीज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द 3 रेज ऑफ लाइट, द 3 रेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। डिपेंडिंग अपॉन यानी कि किस पर डिपेंड करना है? स्पीड, ठीक है। स्पीड पर डिपेंड करके अल्फा बीटा गामा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में। तो सबसे कम किसका है? स्पीड, अल्फा, देन बीटा, देन गामा। तो आप क्या बोलोगे? द आंसर इज गोइंग टू बी अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। यही अगर मैं असेंडिंग की जगह में डिसेंडिंग बोलूंगा तो आपको उल्टा सीक्वेंस लिखना होगा, राइट। ये चीज इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भरे पड़े हुए हैं जब आप लोग अपने बुक का प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ याद करने बैठेंगे साइंस को तो नोटिस करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को याद करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया, सारे जो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी आंसर दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट के पावर को समझिए। इसके बाद आप लोगों को अगर कहा जाए कि इसके काइनेटिक थ्योरी के बारे में, तो काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से इसमें बहुत हाई होता है, इसमें उससे लेसर होता है, और इसमें सबसे लो होता है। इतनी जानकारी, इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए एनफ है प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ जान लिया, जो कि आज के वीडियो का बहुत बड़ा टारगेट था। तो हमारे पास क्या बचा है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नो चार्ज, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं नो चार्ज। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज। नहीं लिखे कुछ भी तो नो, यू आर नॉट सपोज टू लीव इट ब्लैंक। ओके, they are not going to ask you a question. Wait. They are not going to ask you that prepare a table, comparison table of alpha, beta and gamma based on the properties. These kind of questions in physical science do not expect. आप लोग 10 में पढ़ रहे हो, आप लोगों को कभी नहीं बोलेगा कि अल्फा बीटा गामा का जो उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करो और उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनमें अंतर लिखो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। They are going to ask you a questions like this, okay, that arrange them in ascending and descending order based on their velocity, based on their penetration power, in these kind of questions. Okay, which one is neutral element, which is positive element, which is neutral element. Okay, इसके बाद मैंने इस प्रॉपर्टी सेक्शन में एक चीज़ नहीं लिखा है, मैंने इवन अल्फा बीटा और गामा लिख दिया है, लेकिन अल्फा के चेंजेस में किस तरह से वैल्यू चेंज होता है एटॉमिक न्यूक्लियस में, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस आज नहीं किया, क्योंकि अगले क्लास में यानी कि पार्ट 2, सॉरी ये पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 3 का मटेरियल है। पार्ट 3 में जब हम आपसे मिलेंगे तो हमारा जो डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें हम लोग अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उस दौरान मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होता है एमिशन होने पर। वो चीज़ बाद में आप इसको ऐड कर सकते हो, एक प्रॉपर्टीज़ में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। क्या? अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन में एमिशन होने पर यानी उत्सर्जित होने पर क्या चेंजेस आते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में, वो भी एक अंतर बनेगा। लेकिन वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का चीज़ है चैप्टर में, तो मैं जब 3rd पार्ट शूट करूंगा तब मैं आपको वो बताऊंगा। डेफिनेटली 4th पार्ट के बाद 5th पार्ट में हमारा माध्यमिक का सजेशन आएगा। आप लोगों को माध्यमिक का सजेशन नहीं, हम लोग 5th पार्ट में करेंगे माध्यमिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर से जितने भी माध्यमिक के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैंने कलेक्शन कर रखा हुआ है। उन सारे कलेक्टेड क्वेश्चंस को 1 by 1 मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। प्रीवियस ईयर कलेक्शन आपको पता है हमारे फिजिकल साइंस के वीडियो सीरीज में भी एक है, तो उसमें हम लोग इसके 5th पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में आप 5 पार्ट देखोगे, 4 नहीं, 4th 5th पार्ट चीजें थी वो डिस्कशन हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन में है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है? देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वैज्ञानिक और नाम बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको नाम लेना चाहूँगा मैडम क्यूरी, जो हेनरी बेकरेल की वाइफ थी, और जोलियट का, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए एल्युमिनियम पर, और उस पर फाइनली एल्युमिनियम के सीट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा
कि आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज एक्सीडेंटली हेनरी बैक्यूरेल ने की, एक्सीडेंटली उन्होंने की थी, क्योंकि उनको तो पता नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म किया। तो उन्होंने डिस्कवरी जो की थी एक्सीडेंटली की थी। उसी एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने, ठीक है, मैडम क्यूरी ने और मैंने नाम दिया जॉलियट का, जॉलियट ने, इन दोनों ने मिलके आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को बाद में स्टैब्लिश किया। क्लियर है? इन दोनों नाम को याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के साथ इन दोनों का नाम बहुत जुड़ा हुआ है। हम लोग आते हैं यूनिट पे, तो याद रखिए जो इसकी यूनिट है वो है क्यूरी। मैडम क्यूरी को रिस्पेक्ट देते हुए रेडियो एक्टिविटी का जो नाम, जो यूनिट रखा गया वो क्यूरी ही रखा गया। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है, DPS, स्मॉल d स्मॉल p स्मॉल s। मैं दुर्गापुर पब्लिक स्कूल या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल का बिल्कुल भी यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं DPS की बात कर रहा हूँ। यह है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेट होता है, कितना खत्म होता है, कितना क्षय होता है, इसे भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इसे ही डेवलप करके क्यूरी को बनाया गया है। जो क्यूरी का जो टोटल है वो 3.6 × 10⁻9 और 10 है, ऐसा कुछ है, DPS होता है। क्लियर हो गया? ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको पूछा जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने पार्ट 1 में जो चीज़ें करी, पांचों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। एक एक करके उनको कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन देखेंगे और उसके बाद आगे हम लोगों ने किया एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, कि उसकी खोज किसने की, नाम बताइए, खोज किसने की? यस, वेरी गुड। इसके बाद इसमें कितने तरह की किरणें निकलती हैं, कौन कौन? वेरी गुड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी मैंने बोला नेचर, नेचर में तीनों में अलग अलग चार्ज होता है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। वेरी गुड। डिफ्लेक्शन, दोनों ही फील्ड में डिफ्लेक्टेड होगा। ऐसा कौन कौन किरण है, कौन कौन सा रेज है जो दोनों फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा। कौन है जो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, वेलोसिटी सबसे हाई किसकी है? पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई किसकी है? गलत। पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई गामा की ही है। आप लोगों का आंसर सही था, बस आप लोग सुना तो कीजिए, अपने आंसर्स को क्लेम तो कीजिए। सही आंसर आप लोगों ने दिया था। यस, सबसे हाई पेनिट्रेशन पावर गामा की ही होती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और भी 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी और जॉलियट। और यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, या बेटर होगा आप लोग क्यूरी ही बोले, क्यूरी ही बोले, ठीक है। दैट्स इट। आप लोग अब इस सीरीज में जाके देख सकते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कीजिए और कमेंट, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हमें कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन का नंबर देना ना भूलें। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साहबाज आलम। आज की क्लास इतना दूर ही रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।